एल्डोस्टेरोन की बात तो कर ली थी। अब हम बात करने जा रहे हैं कोर्टिसोल के बारे में। इसकी जितनी भी डिजीज़ वगैरह इसके अंदर मेंशन है उनको सबको जो है एड्रेस करेंगे। तो पहले ये पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसकी जो मोस्टली एक्टिविटी जो है वो आपका कोर्टिसोल जो है वो पूरी कर रहा होता है। यानी कि आपके ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली इसके जो मतलब ग्लूकोकॉर्टिकोइड के अंदर जो है वो दो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं बेसिकली। एक होता है कोर्टिसोल और दूसरा होता है कोर्टिकोस्टेरॉन। तो इससे आपके जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका 95% पार्ट जो है वो कोर्टिसोल अकेला पूरा कर रहा होता है, और जो बाकी बचा कुछ पार्ट है उसको कोर्टिसोल जो है वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है माइनर सी एक्टिविटी करके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपको पता है कि आपका जो कोर्टिसोल है उसके 3 बेसिक काम होते हैं। एक तो क्या करता है कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, उसको जो है वो जल्दी जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा ये कि प्रोटीन का जो है वो मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है, और तीसरा ये क्या करता है कि फैट मेटाबॉलिज्म को जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये ग्लूकोज की जो है वो सिंथेसिस को बढ़ाता है, और जो ग्लूकोज पहले से बना हुआ होता है उसके जो है उसका जो यूजेज है उसको रोकता है, और क्या करता है कि उसकी जगह ब्लड के अंदर जो बाकी चीज़ें हो गई उनको जो है वो फॉरवर्ड कर देता है कि भाई जाके तुम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करो और काम करो। तो क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। तो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट पे कोर्टिसोल के क्या इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कोर्टिसोल इंक्रीज द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज इन द लिवर सेल्स। तो कोर्टिसोल क्या करते हैं कि लिवर के अंदर जो एंजाइम्स आपके जो एंजाइम्स प्रोटीन को अमाइनो एसिड में और फिर अमाइनो एसिड से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं लिवर के अंदर, वो उस एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एंजाइम की प्रोडक्शन लिवर में क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जो हमारा लिवर है वो बहुत सारे जो है वो बहुत सारी किस्म की सीक्रेशन कर रहा होता है। इसमें से एक काम इसका ये होता है कि जो हमारा प्रोटीन है ना उसको तोड़कर, जो हम प्रोटीन मतलब गोश्त डायरेक्ट खा रहे होते हैं उसको तोड़कर अमाइनो एसिड में, फिर अमाइनो एसिड से जो है वो ग्लूकोज बनाए। उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो ग्लूकोज बनाए ताकि एनर्जी हमें मिल सके। तो ये क्या करता है कि उसके अंदर जो एंजाइम्स है ना जो अमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं और जो बाद में उसको ग्लूकोज बनाते हैं उसको बढ़ा देता है, क्योंकि इसने क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करवानी है, और उसके जो एंजाइम्स हैं वो ग्लूकोज लिवर में पड़े हुए होते हैं। ठीक है, कोर्टिसोल कॉजेज मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द ठीक है ओके आपके जो अमाइनो एसिड्स हेपेटिक टिश्यूज़ में पड़े होते हैं, ठीक है, जो लिवर के अंदर पड़े हुए होते हैं। उसके अलावा जो आपके मसल्स के अंदर, जो आपकी स्किन के डर्मिस के नीचे, जो आपकी अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स पड़े हुए होते हैं, कोर्टिसोल क्या करता है कि उनको उठाकर लेकर आता है कहाँ पर, आपके लिवर के पास, और वहाँ पर जाके उसको वहाँ से उठा के मोबिलाइज़ करके यहाँ लेकर आता है, और यहाँ पे जो है वो उनको अमाइनो एसिड में तोड़ के और फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा देता है। तो ये मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स भी करवा रहा होता है, क्योंकि इसको बेसिकली क्या काम करना है कि इसको अपने जो ग्लूकोज है उसको मज़ीद बनाना है, और जो पहले से बना हुआ है उसको बचाना है। वो ग्लूकोज बनाने के लिए ये सारे जो है वो छोटे छोटे काम करता रहेगा। तो ये क्या करता है कि अब भाई ग्लूकोज अगर ज़्यादा बन जाएगा तो उसको पता है कि बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है इंसुलिन, जो क्या करेगी कि जो आपका बना हुआ ग्लूकोज है ना उसको बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ करवा देगी। तो एक काम कोर्टिसोल साहब जो है वो ये भी करेंगे कि आपके इंसुलिन के जो इफेक्ट्स होंगे ना उनको इनहिबिट कर देंगे। यानी इंसुलिन बनेगी तो सही, लेकिन वो किसी काम की नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लूकोज है उसका जो कंसनट्रेशन है वो आपकी सीएफ में ज़्यादा हो जाएगी। डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, वही बात जो भी मैं कह रही थी कि जो आपका ग्लूकोज बन गया है उसकी यूटिलाइजेशन जो है, उसका जो इस्तेमाल है उसको कम कर देगा क्या आपका कोर्टिसोल। तो एक बात यहाँ पे क्या करे, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन एंड एड्रेनल डायबिटीज़, जो बात इसने यहाँ पर की है कि कोर्टिसोल जो क्या करता है कि इंसुलिन के इफेक्ट्स को इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे ये बात करें कि एक तो क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो है फ़ैट उठाकर जो है अपने पास लेकर आ रहा है लिवर के पास, और जो है ना उसको अमाइनो एसिड में तोड़कर और जो ग्लूकोज बना रहा है। अब इतना सारा ग्लूकोज बन रहा है और जो पहले का ग्लूकोज बना हुआ है वो यूज़ भी नहीं हो रहा, और फिर जो इंसुलिन बेचारी जो नॉर्मल जो क्वांटिटी में जो रिलीज़ होती है वो हो जा रही है ताकि भाई जो ग्लूकोज बन गया है उसको ज़रा यूटिलाइज़ कर सके। पर वो क्या कर चुका है कोर्टिसोल, कि वो क्या कर चुका है कि इसके जो इंसुलिन के इफेक्ट्स हैं उनको इनहिबिट कर चुका है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन बनेगी तो सही लेकिन काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, एड्रिनल डायबिटीज़ हो जाएगा। यानी हद से ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज बन जाएगा, और हमारा इंसुलिन भी बन रहा होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसके जो सेकेंडरी रिसेप्टर्स होते हैं ना जो इंसुलिन के जो इफ़ेक्ट करवाते हैं
इंसुलिन को जो है वो ग्लूकोज के साथ जो है वो इफेक्ट करवाते हैं ताकि ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाए, तो वो सेकेंडरी रिसेप्टर ही काम जो है वो नहीं कर रहे होते। तो ये वाली जो डायबिटीज़ है इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है और हो भी जाता है। लेकिन वो डायबिटीज़ जो पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर इंसुलिन क्या कहते हैं टिश्यूज़ के अंदर जो है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, वो जो है इज़ नॉट दैट मच ट्रीटेबल, वो जो है वो ट्रीटेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक इसकी डिजीज़ की बात की थी। रिडक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, अब भाई ये क्या कर रहा है, जगह जगह से प्रोटीन ले लेकर आ रहा है और उसको जो है वो कन्वर्ट करा है अमाइनो एसिड में और फिर उसको यूज़ कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है उसे ग्लूकोज की। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर हद से ज़्यादा कॉर्टिसोल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा या सीक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा कि आपकी जो प्रोटीन है वो सारा बॉडी से ख़त्म हो जाएगा और वीकनेस भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वीकनेस किस किस्म की कि ये यहाँ से आपका जो प्रोटीन है सारा का सारा लेकर जाएगा लिवर से, लिवर के अलावा जितने भी प्रोटीन हो आपकी बॉडी के पार्ट में, जितने बॉडी पार्ट्स में जो प्रोटीन होंगे वो सारे के सारे ये उठा लेगा और लिवर में क्या करेगा, ये उल्टा इफेक्ट करेगा। लिवर के अंदर जो है वो आपका कोर्टिसोल क्या करेगा कि प्लाज्मा प्रोटीन, कोर्टिसोल इंक्रीजेज लिवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो क्या करेगा कि लिवर और प्लाज्मा प्रोटीन, लिवर के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको बढ़ा देगा और बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर से जितनी भी प्रोटीन होगी वो आपके मसल्स के नीचे होगी, आपके दूसरे ऑर्गन्स पे या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर प्रोटीन होगी, उसको लेकर आएगा, उसको मोबिलाइज़ करेगा और आपकी जो उसको जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में तोड़ के। ये थोड़ी सी इतनी सी बात कर रहा है। कहाँ पे लेके जाएगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हेपेटिक टिश्यूज़ के मतलब जो आपका लिवर है उसके अलावा जितना भी प्रोटीन है और फैट है उसको उठाएगा, इसके अलावा नहीं। अब लिवर के साथ तो इसके दूसरे फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन पहले बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ excess of cortisol the muscles can become so weak that the person cannot rise from the squatting position। मतलब कोर्टिसोल के प्रेजेंस में मसल इतने वीक हो जाते हैं, मतलब एक्सेसिव प्रेजेंट में, नॉर्मल नहीं, एक्सेसिव प्रेजेंट में आपके मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि बंदा अगर बैठ गया है तो फिर वो उठ नहीं सकता, इतने जो है उसके मसल्स वीक हो जाते हैं। दूसरी बात ये क्या कर रहा है कि कोइंसिडेंटली जो आपका जो कोर्टिसोल है वो लिवर के प्लाज्मा प्रोटीन, तो लिवर के जो प्रोटीन तो वो नहीं उठा रहा होता ना, तो क्या होता है कि जो आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स है ना उसके अंदर तो प्रोटीन कम हो जाता है, लेकिन जो आपका लिवर होता है इसके अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है खुद ब खुद। यहाँ पर लिखा हुआ है कोइंसिडेंसली। ठीक है, कोइंसिडेंसली ऐसा होता है, मतलब ये जानबूझकर जैसे कोर्टिसोल ने ये सोचा हुआ हो कि मैं ये जो है फोकस टास्क करूँगा, ऐसा नहीं होता। ये इसके एडिशनल जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसका बेसिक इफ़ेक्ट नहीं है। In these increases are exceptions to the protein depletion that occurs elsewhere in the body। ये एक्सेप्शन है जो ये बता रहा है ना कि सिर्फ पूरे कोर्टिसोल के अंदर पूरी बॉडी में से प्रोटीन जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, सिवाय एक्सेप्शन में आता है आपका लिवर। ठीक है, तो क्या बोले, इंक्रीज ब्लड अमाइनो एसिड, डिमिनिश ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स एंड इनहांस ट्रांसपोर्ट इनटू हेपेटिक सेल्स। तो अब ये लिवर के जो है लिवर में जो है प्रोटीन ज़्यादा हो रहे हैं तो ये क्या होगा, इंक्रीज रेट ऑफ डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द लिवर बाय द लिवर, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन द लिवर, प्रोटीन के अंदर ज़्यादा जो है वो प्रोटीन, लिवर के अंदर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी। इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाय लिवर, प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा बनेंगे बाय लिवर। इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज, और अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे। ये पैराग्राफ जो है बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है कि इंक्रीज ब्लड अमाइनो एसिड, डिमिनिश्ड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ अमाइनो एसिड इनटू एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स एंड इनहांस ट्रांसपोर्ट इनटू हेपेटिक सेल्स। यानी कि ब्लड के अंदर जो है अमाइनो एसिड्स जो है वो बढ़ जाते हैं और एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स के अंदर मतलब जितनी भी लिवर के अलावा जितनी भी आपकी बॉडी है उसके अंदर अमाइनो एसिड की जो ट्रांसपोर्ट है वो मतलब कम हो जाती है और इन द हेपेटिक सेल्स आपकी जो ट्रांसपोर्ट है अमाइनो एसिड्स की वो बढ़ जाती है। वो इसके अंदर क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी बॉडी में से तो अमाइनो एसिड यूज़ होकर ग्लूकोज बन के वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आपके आपका जो लिवर है इसके अंदर जो है वो उल्टा ही हो रहा है, इसके अंदर जो है प्रोडक्शन हो रही है उल्टा प्रोटीन की। तो ये इसकी एक्सेप्शन थी एक जो हमने पढ़नी थी लाजमी, जो कि वाइवाज में पूछ लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल ऑन फैट मोबिलाइजेशन, हम ये पढ़ते हैं कि कोर्टिसोल जो क्या करता है कभी कभी ओबेसिटी भी ले आता है और वो अजीब किस्म की ओबेसिटी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है कि जितना भी फैट होता है पूरी बॉडी में उसको उठाकर ले आता है, चाहे वो फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर पड़ा हुआ हो या बॉडी के किसी भी पार्ट में पड़ा हुआ हो, वो सारा का सारा फैट उठा के लेकर आ जाता है और उसको तोड़ देता है अमाइनो एसिड में, फिर उस अमाइनो एसिड को जो आपके ब्लड में छोड़ देता है। तो आपके ब्लड के अंदर जो है कंसनट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी आपके जो प्लाज्मा होता है
सेल का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो आपके फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी विच ऑल्सो इंक्रीजेज देयर यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। तो आप फिर आपके पास जो है वो ज़्यादा फैटी एसिड्स पड़े हैं प्लाज्मा के अंदर, तो आपके लिए बहुत ईजी है कि जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए होगी प्लाज्मा जो है वो आपको दे देगा, जो फ्री फैटी एसिड जो है वो दे देगा कि भाई इनको यूज़ कर लो एनर्जी के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान जो है वो ये भी है, जो कि नीचे ये बता रहा है कि अगर ज़्यादा आपके ब्लड के अंदर मतलब फ्री फैटी एसिड्स घूम रहे हैं और आपकी एक्टिविटी नॉर्मल लाइफ की इतनी नहीं है, तो क्या होगा, यानी वो आप उस एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप अजीब किस्म के मोटे हो जाएंगे। वैसे जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन है उससे भी ये हो रहा था, लेकिन जो कोर्टिसोल की ओबेसिटी है वो थोड़ी डिफरेंस ही होती है। वो क्या होता है कि आपका चेस्ट और हेड रीजन जो है ना वो अजीब गोल गोल किस्म का मोटा सा हो जाता है। ऐसा लगता है आपकी बॉडी को बफेलो लाइक शेप दे रहा होता है, पूरा जो है वो राउंड मून फेस बिल्कुल गोल सा चेहरा हो जाता है, और आपका जो कंधे की तरफ और अपर चेस्ट और जो पीछे की तरफ गुद्दी पर और आपके गले पर जो है वो बहुत सारा गोश्त जो है वो जमा हो जाता है, या फैट कह लें जमा हो जाता है। ये कोर्टिसोल की जो है अजीब किस्म की ओबेसिटी है, क्योंकि फ्री फैट जो है वो फ्री फैटी एसिड जो है प्लाज्मा में घूम रहे होते हैं, वो यूटिलाइज हुए नहीं हैं, उनको कहीं तो जाकर डिपॉजिट होना है। तो वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अपर पोर्शन में जाकर जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। इसका बेसिक जो है वो सिम्टम जो है वो ये कि राउंड फेस, मतलब पूरा गोल चांद जैसा चेहरा जो है वो हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें कोर्टिसोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन रेजिस्टिंग स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन। तो इसके फ़ायदे बता रहे हैं कि भाई कोर्टिसोल के क्या फ़ायदे हैं। वो जो यूट्यूब वीडियो में जो बता रहे होते हैं ना, वो हमारी बुक्स में से देख कर वो बात हो रही है कि अगर आपको किसी किस्म का ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इंटेंस हीट या कोल्ड हो गया, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी है, फिर सर्दी का इशू है, या इंजेक्शन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन अदर सिंपैथेटिक ड्रग्स, या सर्जरी के बाद, या इंजेक्शन ऑफ नेक्रोटाइजिंग सब्सटेंस बीनीथ द स्किन रिस्ट्रेनिंग एन एनिमल सो इट कैन नॉट मूव, डिबिलिटेटिंग डिजीज़। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपका जो कोर्टिसोल क्या करता है कि उसकी जो पाथवेज होते हैं इन्फ्लामेशन करने के लिए, जिन सिक्रेशंस के उनको ब्लॉक कर देते हैं और आपकी जो इन्फ्लामेशन है उसको रोक देता है। इन द सेम वे आफ्टर सर्जरी, या कोई ऐसा इंजेक्शन और एफिनेफ्रिन का जो बाद में क्या कर सकता है कि मतलब कोई ऐसे इन्फेक्शन या कोई ऐसी एलर्जी या कोई ऐसा इंजेक्शन जो आपको बाद में इन्फ्लामेशन या पेन कॉज कर सकता है, या आपको इरिटेट कर सकता है, आपकी नॉर्मल मेंटल जो हेल्थ है, जो दिमागी सुकून है उसको स्ट्रेस करेगा। तो वो हर एक चीज़ के लिए आपको उससे रिलीफ दिलाने के लिए आपका कोर्टिसोल जो है वो रिलीज़ होगा और आपकी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करेगा, ताकि, और तब तक सर्कुलेट करेगा जब तक कि आपको सुकून नहीं मिल जाता। और जब आपको एक मॉडरेट क्वांटिटी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल की आ जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल के लिए एक क्या कहना चाहिए कि ऑटोमेटिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, जो उसकी सिक्रेशन को वहीं के वहीं रोक देता है। किस तरीके से रोकता है? वो हार्मोन जो उसकी सिक्रेशन करवा रहा होता है, एक तो वो उसकी सिक्रेशन मतलब वो हार्मोन जो है उसका स्टिमुलस दे रहा होता है कि भाई इसको सिक्रेट करना है, वो हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाता है। और दूसरा क्या कि ये जो इसके कॉजेज़ थे जिसकी वजह से रिलीज़ हो रहा था, जब ये कॉज ही ख़त्म हो जाएगा तो उसको रिलीज़ जो है वो नहीं होगा। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स के बारे में बात करें कोर्टिसोल की, जी हमने जो है वो बात कर ली। और ये कोर्टिसोल ब्लॉक कर देता है कि ब्लॉक करता है आपके एलर्जिक रिएक्शन को। ओके, ये भी, और इफ़ेक्ट ऑन ब्लड सेल इम्यूनिटी इन्फेक्शन डिजीज़। Cortisol decreases the number of eosinophils and lymphocytes in the blood. This effect begins within the few minutes after injection of cortisol and becomes marked within few hours. ठीक है ना, मतलब जब आपकी ये क्या कोर्टिसोल क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर eosinophils और lymphocytes जो होते हैं जो ब्लड के अंदर, उसकी जो लेवल है उसको फ़ौरन से गिराना शुरू कर देता है। जैसे आपको कोर्टिसोल का इंजेक्शन लगता है, विदिन फ्यू आवर्स जो ये अपना काम शुरू कर देता है और क्या करता है, आपको बचाता है इन्फेक्शन से, डिजीज़ से, और जो आपकी इम्यूनिटी है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, बढ़ाता है उसको। सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ कोर्टिसोल, दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोर्टिसोल लाइक अदर स्टेरॉयड हार्मोन एक्सर्ट its effect by first interacting with the intracellular receptor in the target cells. Because cortisol is lipid soluble, it is easily diffused with the cell membrane. One inside the cell, cortisol binds with the protein receptor in the cytoplasm. ये सेम जो हमने दूसरा मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ा था, सेम वही वाला है। यहाँ पर भी सेम वही मैकेनिज्म रिपीट हो रहा है। ये क्या करता है कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, इंक्रीज़ या फिर बढ़ाता है या कम कर देता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, और उनके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आता है, जिसकी वजह से mRNA प्रोटीन
जो है वो उनकी जो है सिंथेसिस होती है और मल्टीपल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो कॉज करता है। ये एक ही चीज़ जो है बार बार रिपीट। रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल सिक्रेशन बाय एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी थी कि आपका जो कॉर्टिसोल है वो 2 किस्म के हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है और रेगुलेट हो सकता है। एक तो ACTH है खुद, और दूसरा है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एक तो ACTH एडिनोकॉर्टिको और दूसरा है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन्स। यानी कि 2 हार्मोन्स क्या कर सकते हैं कि ये मतलब अनलाइक एल्डोस्टेरोन बाय जोना ग्लैमरलिस विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मेनली पोटेशियम। हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन था उसकी सिक्रेशन कैसे कंट्रोल हो रही थी कि हमारे पास पोटेशियम या एंजियोटेंसिन की जो सिक्रेशन थी वो हमारे प्लाज्मा के अंदर, हमारे ECF के अंदर जो वो जैसी होती थी कम या ज़्यादा होती थी, या जैसे हमें एंजियोटेंसिन के जो मौजूदगी का एहसास होता था, हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन की जो सिक्रेशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारा का सारा काम एक हार्मोन देख रहा होता है, और वो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये हार्मोन क्या करता है कि ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है और ये रेगुलेट करता है आपके क्या पढ़ रहे थे हम, कॉर्टिसोल की जो सिक्रेशन है उसको मेंटेन करता है। दिस हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन ऑल्सो इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल एंड्रोजेंस। अच्छा, एक मसला इसका नुकसान ये भी है कि ये जो आपका हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन और या फिर कॉर्टिकोट्रोपिन को कह लो, मतलब ये और दूसरा एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं ये जो आपका ये जो हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, सारे के सारे हाइपोथैलेमस से। या तो सिग्नल भेज रहे होते हैं या वहाँ पर बनता वहाँ पे नहीं है, वहाँ से सिग्नल भेज रहे होते हैं कि भाई इसको यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो सिक्रेट करना है। यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ कि ये हार्मोन आपकी सिक्रेशन डायरेक्ट खुद नहीं करता, ये एक फैक्टर जो आपके हाइपोथैलेमस जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में मौजूद है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये सिक्रेशन ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये जाके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या कंट्रोल करता है किसको, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को। और ये मतलब खुद जो है वो सिक्रेशन को कंट्रोल नहीं करता, ये खुद जाके स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को फ्रॉम हाइपोथैलेमस। वो जाके क्या करता है, वो सिक्रेट करता है आपका पूरा वो जो आपका मैकेनिज़्म है कॉर्टिसोल की सिक्रेशन को उसको मेंटेन करता है। यानी आपके हाइपोथैलेमस ने आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को जाके रिलीजिंग फैक्टर वहाँ से जब स्टिमुलेट हुआ, उसने जाके क्या किया, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की जब सिक्रेशन करवाई और उसने जाके क्या किया कि आपकी कॉर्टिसोल को सिक्रेट कर दिया। मैं अब जो मसला यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि ये एक स्टिमुलस जो है वो इस एक स्टिमुलस के साथ ये कॉर्टिसोल ही नहीं, इसके साथ जो बाकी हार्मोन्स पड़े होते हैं ना वहाँ पर, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। यानी होता ये है कि ये तो रिलीज़ हो गया ना हार्मोन, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नेचुरली समझ लो रिलीज़ नहीं हो रहा, नॉर्मल क्वांटिटी में हो रहा है, अब कोई डिजीज़ आपको हो गई जिसकी वजह से आपको लगवाना है इंजेक्शन ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल है वो रिलीज़ हो, या फिर आप डायरेक्ट कॉर्टिसोल का लगवा रहे हो। लेकिन अगर आपने ACTH के लिए मतलब आपने इंजेक्शन लगवाया है किसी रीज़न से कॉर्टिसोल का, तो वो हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल को सिक्रेट करवाते हैं वही हार्मोन्स कुछ दूसरे किस्म के हार्मोन्स को भी सिक्रेट करवाते हैं एंड द सेम है, वो साइमल्टेनियसली वो आप चाहें ना चाहें वो सिक्रेट हो जाते हैं। वैसे तो ये हार्मोन भी आपकी मर्ज़ी पर काम नहीं कर रहे होते, ये नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन वो हार्मोन साइमल्टेनियसली साथ के साथ जो है वो सिक्रेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसकी एक बहुत बेसिक एग्जांपल है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बेचारे क्या करते हैं कि इन मेलानोसाइट से आपको नाम पता चल गया होगा कि हमारे डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, जाकर आपकी बॉडी का जो है वो कलर डार्क कर देता है। जितना मेलानिन होगा उतना आपकी बॉडी का कलर डार्क होगा। तो मैं आपको सिंपली सिर्फ ये बताना चाहती थी कि हमारे पास जो पीछे अल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन है ना, वो तो बड़ी इजीली हो जाती है ना, उसको अपने ECF के अंदर कोई पोटेशियम या एंजियोटेंसिन की सिक्रेशन जो नज़र आ जाती है तो वो जाकर खुद सिक्रेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उसको एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन सिक्रेशन चाहिए होती है जो कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से होती है। और हाइपोथैलेमस से कैसे होती है, वहाँ पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर पड़ा हुआ होता है, वो एक्टिवेट करता है इस फैक्टर को और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ये कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। मैं सिर्फ ये इतनी मेरी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि कॉर्टिसोल के अंदर और आपके एल्डोस्टेरोन के अंदर जो हार्मोन रेगुलेशन फैक्टर्स हैं वो बहुत अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं। मतलब वहाँ सारा काम हार्मोन कर रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए हैं जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 सीक्रेट हुआ या पोटेशियम
की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये सिक्रेशन हुआ। तो ये डिफरेंस हज़ारों मरतबा आता है पेपर में और वो दे देते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना मुश्किल है, कितना आसान, या बच्चे याद रखेंगे नहीं, लेकिन वो दे देते हैं और ये आपको आना चाहिए, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये क्या है कि ACTH एक्टिवेट एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स टू प्रोड्यूस स्टेरॉइड बाय इंक्रीजिंग, ठीक है। The principal effect of ACTH on the adrenocortical cell is to activate adenylyl cyclase in the membrane cell. This activation then induces the formation of CMP in the cell cytoplasm, reaching the maximum effort within the 3 minutes. तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इसकी मतलब इतना सारा बोलने का मकसद ये है कि आपका जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है उसका सिंपली बेसिक काम क्या होता है कि जो एड्रेनोकॉर्टिकल सेल हैं उसके अंदर एडेनाइल साइक्लेज को जो है वो जाके उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एडेनाइल साइक्लेज सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एडेनाइल साइक्लेज होता है एड्रेनोकॉर्टिकल सेल्स के अंदर, उसको जो है वो एक्टिवेट कर दे। ये एक्टिवेशन क्या करती है, CMP की फॉर्मेशन करवाती है साइटोप्लाज्म के अंदर विद इन द 3 मिनट्स। और 3 मिनट के अंदर जब ये जो CMP की एक्टिवेशन जो हो मैक्सिमल रीचिंग इफेक्ट, मतलब अपने मैक्सिमम इफेक्ट तक जब ये पहुंच जाती है विद इन द 3 मिनट, तो फिर क्या करता है कि आपके जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं वो आपके आपके एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स को जो है वो बना देते हैं। मतलब इसका काम ये है कि जो बेसिक काम है आपके ACTH का वो ये है कि इसने जाके एडेनाइल साइक्लेज जो आपके सेल मेम्ब्रेन में है उसको एक्टिवेट करना होता है। फिर उसके बाद एडेनाइल साइक्लेज का काम है कि वो आगे क्या करेगा कि वो CCAM सेल को जो है वो अपने रीच करवाएगा मैक्सिमम इफेक्ट के लेवल पर विद इन 3 मिनट्स, और फिर वहाँ से जाके इंट्रासेलुलर एग्जाम जो है वो आपके एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिकल्स की जो है वो फॉर्मेशन करवा देंगे। तो जो बेसिक फंक्शन वो पूछ लेते हैं विद इन द BCQs इज़ के वो क्या करता है, मतलब ACTH का प्रिंसिपल इफेक्ट क्या होता है। तो प्रिंसिपल इफेक्ट जो होता है इसका काम बताइए एक्टिवेट कर दे एडेनाइल साइक्लेज को। इतनी सी बात है, याद करनी है। मैं पूरा जहाँ पे पढ़ रही हूँ ना उसका मकसद ये है कि ये चीज़ आती है और ये पूछनी होती है। अब ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस इंक्रीज ACTH एड्रेनोकॉर्टिकल सिक्रेशन। कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो है वो आपके एड्रेनोकॉर्टिकल सिक्रेशंस को जो है बढ़ा देते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, वो पेन स्टिमुलस हो सकता है, वो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जिस तरह मैंने पीछे बात की कि किसी भी किस्म का फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आपके ब्रेन में जाएगा, ब्रेन स्टेम में जाएगा, वहाँ से जाएगा मीडियन एमिनेंस में, वहाँ से जाएगा आपके हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस के अंदर जाके आपका जो हमने कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है उसको जाके जो है वो स्टिमुलेट कर देगा, और वो उसने सीधा जाके आपका कॉर्टिसोल, मतलब जो कॉर्टिसोल है उसकी जो है वो सिक्रेशन करवा देनी। इस तरीके से मेंटल स्ट्रेस जो भी चीज़ें दिमाग से रिलेटेड हैं वो ब्रेन से जाके ब्रेन स्टेम से उसने हाइपोथैलेमस में जाना है, हाइपोथैलेमस से ब्रेन के अंदर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ उसको मिलेगी, जैसे इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास CRF पड़ा हुआ है तो उसको जाकर ये एक्टिवेट कर देगा और जाके आपको टेंशन से निजात दिला देगा कॉर्टिसोल जो है वो सीक्रेट करके। मेंटल स्ट्रेस में ये क्या करता है कि ये आपके लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जो आपके एमिगडाला के रीजन में होता है, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस के रीजन में होता है, ठीक है। और वहाँ से सिग्नल आपके पोस्टीरियर मीडियल हाइपोथैलेमस में चले आते हैं और वही हाइपोथैलेमस तक पहुँच गए तो फिर CRF तो एक्टिवेट हो ही जाएगा और वो आपको रिलैक्स करवा देगा कॉर्टिसोल, ठीक है। इसके इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या होते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर्स जो है वो बहुत कॉमन है। मतलब मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले इस वीडियो में विद इन द वीडियो इन द स्टार्ट मैंने आपसे कहा था कि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लिए बड़ा एक ऑटोमेटिक सा सिस्टम चल रहा होता है कि जैसे ही इसकी एडिक्वेट क्वांटिटी आपको मिल जाती है, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जब कंसनट्रेशन बिकम्स टू ग्रेट फीडबैक ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द ACTH, ठीक है। आपके जैसे ही आपके पास कंसनट्रेशन पूरी हो जाती है जितनी उसको चाहिए तो वो क्या करता है कि वो फ़ौरन से जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेजकर और आपकी जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिसोल को रोक देता है। कैसे रोकता है, द हाइपोथैलेमस टू डिक्रीज़ द फॉर्मेशन ऑफ CRF की जो फॉर्मेशन है उसको बंद कर देता है। CRF ना फॉर्मेशन होगी CRF की, ना ही उसने जाके आपके ACTH को जो है वो स्टिमुलेट करना है, ना ही जो है वो हार्मोन की सिक्रेशन होगी। तो ये क्या करता है, दूसरा इसमें क्या बोला था, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ACTH, जो ACTH की फॉर्मेशन को रोक देता है। तो जब ये दोनों चीज़ें बेसिकली एक सीक्रेशन का जो स्टिमुलस देगा वो और जो दूसरा स्टिमुलस लेकर काम करेगा, उन दोनों की जो है फॉर्मेशन बंद हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी कॉर्टिसोल की सिक्रेशन हो जाती है कम, ठीक है। आगे ये क्या बात कर रहे हैं, द की टू दिस कंट्रोल इज़ द एक्साइटेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है।
तो आपके कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास की कौन सी है, हमारे पास है हाइपोथैलेमस। जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास कोई भी स्टिमुलस जाएगा, एक्साइटेशन जाएगी, हाइपोथैलेमस जो है वो कॉर्टिसोल को सिक्रेट करवा देगा, क्योंकि उसके पास ही वो सेंटर्स पड़े हुए हैं जो कॉर्टिसोल की सिक्रेशन करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये है सर्केडियन रिदम ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन। यहाँ पे क्या होता है कि इतनी सी बात है, जैसे अगर आपकी मॉर्निंग रूटीन सही है, आपको फॉर एग्जांपल आप सुबह 6 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे तक सो जाते हैं और आपकी रूटीन यही है और ये रूटीन 1-2 घंटे से ज़्यादा आगे पीछे नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एक पूरा साइकिल बना रही होती है। इसमें क्या होता है कि द सिक्रेटरी रेट ऑफ CRF, ACTH एंड कॉर्टिसोल आर हाई इन अर्ली मॉर्निंग। तो आपके सुबह के टाइम पे ये जो CRF और ACTH होते हैं इनकी कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। यानी कितनी, आपके 100 मिलीलीटर जो है वो आपके 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर ये कितना होता है, ये आपके 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर ये 20 नैनोग्राम्स होता है। कितना, 20 नैनोग्राम्स होता है। आपके सुबह उठेंगे, सुबह उठने से 1 घंटा पहले आपके ब्लड के अंदर जो है वो इतनी जो है वो CRF और ACTH होगा। और इसी तरीके से जब आप रात को सोएंगे, ठीक है, जब आप रात को सोएंगे तो आधी रात को लाइक 3 बजे या 12 बजे तक, 12 से 3 तक आपके बॉडी के अंदर यही जो कंसनट्रेशन जो कि 20 नैनोग्राम तक थी वो 5 नैनोग्राम पर पहुंच जाएगी। अब ये रिदम है, ये सुबह इसको जो है वो 20 नैनोग्राम होना है, रात को इसको 5 नैनोग्राम होना है। लेकिन इफ़ अ पर्सन चेंजेस इज स्लीपिंग हैबिट्स डेली, मतलब अगर वो स्लीपिंग हैबिट्स को अगर वो चेंज करता जा रहा है, जैसे कि मुंबई में जो है वो लोग जो है वो रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं, या कराची में लोग जो है वो रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं, या मेडिकल स्टूडेंट्स जो रात भर पढ़ते हैं और वो सुबह भी नहीं सोते। तो अगर इस तरीके की रूटीन है तो ये वाला जो सर्कल है जिसको हम सर्कैडियन रिदम ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेशन बोलते हैं, ये ख़राब हो जाता है और चेंज होता रहता है। सिक्रेशन होती है लेकिन आपकी बॉडी के हिसाब से होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप भले रात भर जो है वो नहीं सो रहे, दिन में भी नहीं सो रहे और सिक्रेशन वैसी ही चलती रही, तो ये नुकसानदेह है। तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, अल्टर होते रहते हैं, इस तरीके से इसकी जो है वो सिक्रेशन की चेंजेस के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि आपके उठने से 1 घंटा पहले जो 20 नैनोग्राम होता है और आपके सोने के बाद यानी मिडनाइट में जो ये 5 नैनोग्राम होता है। सिंथेसिस और एंड सिक्रेशन ऑफ ACTH इन एसोसिएटिंग विद मेलानोसाइट, ये मैंने आपसे बात की थी कि ACTH जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, निकलता है, तो व्हेन ACTH इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसके साथ जो दूसरे हार्मोन भी सिक्रेट हो जाते हैं जिनका सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली होते हैं, ये अपनी मर्जी से बेचारा लेकर नहीं आता। अब ACTH सिक्रेट हो रहा है तो उसको दूसरे जो ग्लैंड जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इनका केमिकल स्ट्रक्चर मोस्टली सेम होता है, ठीक है। तो दूसरे हार्मोन जिनका केमिकल स्ट्रक्चर जो सेम है वो भी खुद ब खुद जो है वो सीक्रेट हो जाएंगे, जिसके अंदर से एक जो है सबसे कॉमन वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मेलानोसाइट इज़ लोकेटेड अबंडेंस बिटवीन आपके डर्मिस और आपके एपिडर्मिस के जो है वो बीच में ये आप मेलानोसाइट जो है पाए जाते हैं। अब अगर MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेशन फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक पिगमेंट मेलानिन एंड डिस्पर्सेस टू द एपिडर्मिस, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। मेलानोसाइट का काम क्या है कि आपकी स्किन के अंदर डार्क पिगमेंट जो है उसको पैदा करे, जो अफ्रीकन्स में ज़्यादा होता है और जो हमारे अंग्रेज़ होते हैं उसके अंदर बहुत कम या माइनर सा होता है, और जो हम एशियन लोग हैं हमारे अंदर, छोड़ दें इसको, छोड़ें। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंजेक्शन ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनटू अ पर्सन ओवर 8 to 10 days कैन ग्रेटली इंक्रीज डार्कनिंग ऑफ द स्किन। अगर हम किसी को मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन किसी को 8 से 10 दिन तक लगाएं तो उस बंदे की स्किन जो है वो अच्छी खासी डार्क हो जाएगी। अब आप सोचेंगे ये इंजेक्शन कौन लगाएगा, वो लोग जो सन बाथ ले रहे होते हैं ताकि उनकी स्किन थोड़ी सी टैन हो जाए, वो लोग ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं, और वो कौन है आपको पता है, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मतलब ये तो इंजेक्शन की बात हो गई ना, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि साइड इफ़ेक्ट्स कि जब आपका ACTH जब सीक्रेट होता है तो अपने साथ जो है वो इन भाई साहब को भी लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके स्किन का कलर डार्क भी हो सकता है। अब ये जो MSCH है ये कहाँ पर पड़ा हुआ होता है, ये पड़ा हुआ होता है आपके इंटरमीडिएट लोब में, जिसको हम कहते हैं पर्स इंटरमीडिएट, जो हमने जो है वो इस आपके ग्लैंड्स के वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि ये जो पर्स इंटरमीडिया होता है, सॉरी, ये जो पर्स इंटरमीडिया होता है ये एनिमल्स के अंदर ज़्यादा डेवलप होता है और ह्यूमंस के अंदर बहुत लेस और माइनर से डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके जो मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये एनिमल के अंदर जब बड़ा होता है और ज़्यादा प्रॉपर काम कर रहा होता है और मतलब
हाईली डेवलप्ड होता है एनिमल्स के अंदर। इसका सिंपली मकसद ये है कि उनके अंदर पिगमेंट्स डार्क होते हैं और उनका जो कलर है उनके अंदर मेलानोसाइट की प्रोडक्शन उन्होंने ज़्यादा करनी होती है। जैसे कि हमने मोस्टली एनिमल्स का कलर देखा है कि डार्क होता है, ठीक है, डार्क मतलब डार्क ब्राउन है या तो ब्लैक है, इस तरीके का कलर होता है ना। तो उनके अंदर ये जो पर्स इंटरमीडिया है वो ज़्यादा डेवलप इसलिए होता है क्योंकि उनके यहाँ पर जो है वो मेलानोसाइट की सिक्रेशन ज़्यादा होनी होती है। तो यहाँ पे ये बात थी। बाकी ये थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल सिक्रेशन, हाइपर एड्रीनलिज्म, ये किस वजह, या फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी। हाइपर एड्रीनलिज्म यानी कि अगर किसी रीज़न से आपके अंदर एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हो गई तो इसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि या तो किसी इंजरी की वजह से जो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो डैमेज हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है और वो अपना काम नहीं कर पाता, या फिर उसके साइज़ में जो है वो कमी आ जाती है ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो 80% पेशेंट आते हैं उनके अंदर जो है वो एट्रोफी ही होती है कॉज्ड बाय ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वो उनके साइज़ के अंदर जो कमी आ जाती है, किसके साइज़ के अंदर, उनके एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर साइज़ में जो है कमी आ जाती है। एड्रीनल ग्लैंड हाइपोफंक्शन में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड का हाइपोफंक्शन यानी काम ना करना या काम बिल्कुल भी ना करना या काम करना छोड़ देना किस रीज़न की वजह से होता है, कैंसर की वजह से या ट्यूबरक्लोसिस डिस्ट्रक्शन की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया और उसने लेके इसके सेल्स को जो है वो ख़त्म कर दिया या डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये अपना काम जो है वो नहीं कर पा रहा। अब अगर इसके अंदर जो वो आगे जो बात हो रही है इसमें वो मैं बात अभी आपको बता दूँगी, इसी में ही ख़त्म कर दूँगी कि इन सम केसेस एड्रिनल इंसफिशिएंसी इज़ सेकेंडरी टू इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपका जो है वो एड्रिनल कॉर्टिकल ही जो है वो मतलब सिर्फ एड्रिनल कॉर्टिकल के अंदर प्रॉब्लम हो गई और जो है वो आपका हार्मोन है जो वो नहीं बन रहा और वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है वो इम्पेयर हो, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी एड्रिनल सफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, एडिशंस इफेक्ट होता है, जिसके अंदर आपके जो ऑटो इम्यूनिटी जो है वो आपके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसको खा जाती है, कह लें, या उसको ख़त्म कर देती है, साइज़ को कम कर देती है, या फिर जो है वो उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर हो जाता है। और जो सेकेंडरी चीज़ वो ये कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसकी जो है इंसफिशिएंसी हो जाती है। मतलब जहाँ से ग्लैंड बन के आ रहा है अगर वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई तो ग्लैंड बनेगा ही नहीं तो इंसफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, इसके इफ़ेक्ट्स में हम पढ़ेंगे कि इससे क्या हो सकता है अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो हमें इसके फंक्शन से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। ये ग्लूकोज़ की सिंथेसिस करवाता है, तो ग्लूकोज़ कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, ग्लूकोज़ कम हो जाएगा यानी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो ऐसे बंदे बहुत सुस्त होते हैं, उनको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है और अगर इस चीज़ का इलाज ना करवाएं तो इट कैन लीड यू टू डेथ। ओके, आगे ये बात क्या हो रही है कि मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन ग्रेटली डिक्रीजेज रीनल ट्यूबुलर सोडियम रिअब्जॉर्प्शन। तो ये बात दोबारा पता नहीं क्यों रिपीट कर रही है बट हम कर लेते हैं कि अगर यही चीज़ आपकी एल्डोस्टेरोन के साथ हो जाए कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन जो है वो कम हो गई है, ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा था। अब अगर इसकी जो है वो कमी हो गई है तो वो सोडियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपको हाइपरक्लेमिया हो जाएगा, यानी सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ और पोटेशियम बाहर नहीं गया, तो पोटेशियम जो है वो ECF के अंदर बहुत सारा हो गया है और जिसकी वजह से जो है वो आपको आपका जो यूरिन जो है उसके वो